हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमेरिका की संघीय व्यवस्था को, फेडरल सिस्टम को। और इसमें हम देखेंगे कि फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था या संघीय शासन किसे कहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका में इसकी संघ की स्थापना कैसे हुई। और तीसरी बात ये कि वे कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर आप कहेंगे कि अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। लेकिन उसके पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे हम सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा रहे थे, शक्तियों का पृथक्करण पढ़ा रहे थे, तो हमने ये बताया कि अमेरिका के संविधान में उसके जो 7 अनुच्छेद हैं उसमें यदि आप खोजने जाएंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर नाम की टर्मिनोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। शक्तियों का पृथक्करण आपको कहीं लिखित रूप में नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से यदि आप वहाँ पे इस फेडरल शब्द को खोजने जाएंगे या फेडरेशन शब्द को खोजने जाएंगे तो वह आपको वहाँ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद एक थिंकर हैं C.F. स्ट्रॉन्ग ने ये कहा है कि अमेरिकन जो सिस्टम है, अमेरिकन जो संविधान है, वह दुनिया का सबसे कंप्लीट फेडरल सिस्टम है। द मोस्ट कंप्लीट फेडरल सिस्टम इन द वर्ल्ड। किसने कहा है? C.F. स्ट्रॉन्ग ने कहा है। किसके बारे में? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट का या फेडरल सिस्टम का, तो हमारा मतलब क्या होता है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि 2 शब्द बार बार आएंगे। एक तो आएगा केंद्र और दूसरा प्रांत या राज्य। संघ क्या है? प्रांतों या राज्यों का एक समूह है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। और यह डिवीजन ऑफ पावर किसके द्वारा होता है? एक संविधान के द्वारा होता है। तो इसी आधार पे हम संघीय व्यवस्था को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। तो परिभाषा ये बनती है कि संघ एक ऐसी शासन प्रणाली है या संघीय व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और प्रांतों, उसकी इकाइयों के बीच क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। और यह विभाजन किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यह जो विभाजन है इसको आप एक तरफा तोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। यानी न तो प्रांत न तो केंद्र उस डिवीजन को जो संविधान के द्वारा दिया गया है उसको बदल सकते हैं। तो मैं फिर दोहरा दूं, संघात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें संघ या केंद्र, इसको आप संघ भी बोल सकते हैं, या संघीय सरकार, जिसमें संघ और प्रांतों के बीच संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और कोई भी पक्ष, चाहे वह केंद्र हो और चाहे राज्य हो, उस विभाजन को एक तरफा बदल नहीं सकते। तो ये है संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इतिहास हम देखते हैं कि वहाँ पे संघात्मक शासन प्रणाली स्थापित कैसे हुई। तो इसके लिए आपको आज से ठीक जाना पड़ेगा 250 साल पहले। 250 साल पहले का मतलब होता है 1775। 1775 में एक डेट आती है जो अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 मई 1775। 10 मई 1775 को अमेरिका के जो उपनिवेश थे उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ क्या किया? युद्ध की घोषणा की। युद्ध की घोषणा, स्वतंत्रता के लिए युद्ध की घोषणा। आप जानते हैं कि उस समय 1775 में क्या था? अमेरिका में 13 उपनिवेश थे और उस पर ब्रिटेन का, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं सीधे सीधे, उनका नियंत्रण था। और विवाद हुआ तो उन उपनिवेशों ने 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में जो सेकेंड कांग्रेस हुई थी उसमें उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। और फिर अगस्त में जो वहाँ के राजा थे जॉर्ज III, उन्होंने भी युद्ध की उसको विद्रोह कहा और कहा कि हम इस विद्रोह को दबाएंगे। तो होना क्या था? युद्ध होना था। युद्ध हुआ और ब्रिटेन की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस
लॉर्ड कॉर्नवालिस, और जो संयुक्त मोर्चा बना था उसकी तरफ से वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जिनके नाम पर वहाँ की राजधानी है, वे सेनापति नियुक्त किए गए। और फिर आया 19 अक्टूबर 1781 की डेट, जब कॉर्नवालिस पराजित होते हैं और अमेरिका को स्वतंत्रता, अमेरिका के उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिलती है। इस बीच एक और डेट आपको ध्यान रखनी चाहिए, 4 जुलाई 1776, जब स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अब इस युद्ध में लड़ने के लिए और उससे जीतने के लिए जरूरी ये था कि जो 13 उपनिवेश थे, कितने उपनिवेश? 13 उपनिवेश थे। आप ध्यान रखिए कि यदि ये 13 उपनिवेश अलग अलग लड़ते तो उस समय ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, तो उसको ये हरा नहीं सकते थे। इसलिए इन्होंने आपस में मिल करके और 1777 में क्या बनाया? एक परिसंघ बनाया। शुरू में फेडरेशन नहीं बना था, शुरू में कन्फेडरेशन बना था, परिसंघ बना था। लेकिन जब संविधान बनना शुरू हुआ 1787 में, तो यह देखा गया कि नहीं, परिसंघ ठीक नहीं है, उसके जगह पे एक संघ की स्थापना की जाए जिसमें सेंटर यानी संघीय शासन इतना मजबूत हो कि वह इस प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रह सके, राज्यों की सुरक्षा कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके, और साथ ही साथ क्या हो कि ये जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, वे भी अपनी स्वायत्तता को बनाए रखें। यानी 2 चीजें थी। पहली बात तो ये कि प्रादेशिक अखंडता बनी रहे, यानी यह सुरक्षा का प्रश्न था। और दूसरा ये था कि राज्यों की, जो उपनिवेश थे, राज्यों की स्वतंत्रता भी, अब स्वतंत्रता तो नहीं कहेंगे, स्वायत्तता कहेंगे, बनी रहे, उनकी ऑटोनॉमी बनी रहे। और इसी को लेकर के क्या बना? एक संघीय संविधान की स्थापना की गई। तो ये था अमेरिका में संघीय शासन की स्थापना का इतिहास। ही आप कह सकते हैं कि क्यों अपनाना पड़ा वहाँ पे संघीय व्यवस्था को। इसलिए अपनाना पड़ा कि उपनिवेश अपनी स्वायत्तता को बनाए रखना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि किन आधारों पर हम इसको संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो पहली विशेषता यह है कि वहाँ पे शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर है। और यह प्रत्येक संघ को, यदि किसी शासन प्रणाली को आपको देखना है कि वह संघात्मक है या एकात्मक है, तो आपको वहाँ देखना होगा कि वहाँ शक्तियों का विभाजन है कि नहीं है। आप ब्रिटेन में जाएंगे तो वहाँ पे शक्तियों का विभाजन नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में आएंगे, कनाडा में जाएंगे, या अमेरिका जो कि आदर्श माना जाता है संघात्मक शासन प्रणाली का, वहाँ शक्तियों का विभाजन है। और यह विभाजन किसके बीच है? संघीय सरकार और जो प्रांतीय सरकारें हैं उनके बीच में, जिसको हम राज्य भी कहते हैं। और कितनी संख्या है वहाँ पे आज? तो शक्तियों का विभाजन है। और यह विभाजन किस तरीके से है? यह विभाजन यह है कि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वे किसे दिए गए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, संघीय सरकार को दिए गए हैं। और जो प्रांतीय महत्व के विषय हैं, प्रांतीय महत्व के विषय वे किसे दिए गए हैं? प्रांतीय सरकारों को दिया गया है। जैसे विदेशी संबंध, ये हर जगह आप देखें तो भारत में भी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मुद्रा है, ये किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सुरक्षा है या युद्ध, कोई राज्य युद्ध नहीं कर सकता, सेंटर ही कर सकता है। तो ये जो विशेष रूप से राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी जो, अब यहाँ एक सिद्धांत आता है गणना व अवशेष का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे जो केंद्र है उसकी शक्तियों को गिना दिया गया है, और जो अवशेष शक्तियाँ हैं ये समस्त शक्तियाँ किसको दी गई है? प्रांतीय सरकारों को या राज्य सरकारों को दी गई है।
राज्य सरकारों को दी गई। यानी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे अवशेष शक्तियाँ, जो रेसिड्यूरी पावर है, वह किसको दी गई है? राज्यों को दी गई है। लेकिन यदि आप इंडिया में देखेंगे तो जो अवशेष शक्तियाँ हैं वह किसे दी गई हैं? वह दी गई हैं केंद्र को। लेकिन हमारा जो संघीय व्यवस्था है अमेरिका से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे 13 उपनिवेश मिल करके एक सेंटर की स्थापना कर रहे थे, तो वे अपनी ऑटोनॉमी के प्रति बहुत सजग थे। हमारे यहाँ भारत पहले से मौजूद था, वहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से मौजूद नहीं था। तो हमने अपनी इच्छा अनुसार एक लिस्ट बनाई, सेंट्रल लिस्ट बनाई, राज्यों की लिस्ट बनाई, समवर्ती बनाई, और फिर इसलिए कि सेंटर मजबूत रहे हमने उसे शक्तियाँ इनको दे दी। तो पहली विशेषता है कि वहाँ पे शक्तियों का विभाजन है। दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ पे एक लिखित व कठोर संविधान है। कठोर संविधान है। यह क्यों जरूरी है, या अमेरिका में यह क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि इन विभाजन को अस्थायी बनाने के लिए ऐसा न हो कि केंद्र या राज्य मनमर्जी से इस विभाजन को चेंज कर दें। जरूरी ये था कि जो शक्तियों का विभाजन हो वह लिखित रूप में हो और आसानी से उसमें परिवर्तन न कर पाए, न तो केंद्र और न तो राज्य। इसलिए अमेरिका के संविधान क्या है? लिखित भी है, कठोर भी है। तीसरी बात कि यह संविधान क्या है? यह सर्वोच्च है। सर्वोच्चता का मतलब यह है, ध्यान रखिए, अमेरिका में संवैधानिक सर्वोच्चता है, और इस चीज़ को आर्टिकल 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह जो संविधान है और इस संविधान के तहत जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी संधियाँ की जाती है, उसे सभी न्यायालय और सभी राज्य मानेंगे, और ऐसा कोई भी आदेश, ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध हो वह क्या होगा? वह अवैध होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है। कि किसकी है? संविधान की सर्वोच्चता है। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी संघीय व्यवस्था के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि संविधान ये तो कह रहा है कि जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन संविधान में कर दिया गया है, और दूसरी तरफ यह भी कह दिया गया है कि संविधान क्या है? सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। लेकिन इसके बावजूद ये हो सकता है ना कि जो केंद्रीय सरकार है या जो प्रांत हैं वे कुछ ऐसा कानून बना दें, ऐसा आदेश निकालें जो संविधान के विरुद्ध हो या उस विभाजन को वायलेट करता हो। तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए? एक न्यायपालिका चाहिए, और न्यायपालिका ऐसी होनी चाहिए जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, और अमेरिका में भी एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। और ये जो पावर उसको मिला है वह मिला है 2 जगहों से, एक तो आर्टिकल 3 और दूसरा आर्टिकल 6 में कहा गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा, उसको सबको मानना होगा। और यह पावर आई 1803 में, इसकी व्याख्या की गई, जिसको हम आज कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? कि कोई भी कानून, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे राज्य का हो, या कोई भी आदेश, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो और चाहे किसी गवर्नर का हो, यदि संविधान के विरुद्ध जाता है तो न्यायपालिका क्या करेगी? उसको अवैध घोषित कर देगी। तो ये है तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता कही जाती है वहाँ पे, क्या है? दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप। भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। और इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक व्यक्ति जो होता है, जो नागरिक हैं अमेरिका के, उनको 2 प्रकार की नागरिकता है। एक तो किसकी? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की, और दूसरा उस प्रांत की
जिसका वह निवासी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप टेक्सास में कोई व्यक्ति रह रहा है, वहाँ प्रांत है ये, तो उसको यहाँ टेक्सास की भी नागरिकता मिलेगी और यहाँ पे यूएसए की भी नागरिकता मिलेगी। तो यह वहाँ की एक अभूतपूर्व विशेषता है जो कि भारत या कनाडा में नहीं है। पांचवी चीज़ आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो व्यवस्थापिका है और स्पेशली जो वहाँ की सीनेट है, सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व, चूंकि अमेरिका में कोशिश ये की गई कि सभी राज्यों को समान महत्व मिले और इसके लिए ज़रूरी था कि वहाँ जो सेकेंड चैम्बर है, दूसरा जो सदन है, सेकेंड चैम्बर है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, उनमें उनको समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। भारत में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत में जो बड़े राज्य हैं उनको अधिक प्रतिनिधित्व है, जो छोटे राज्य हैं उनको कम प्रतिनिधित्व है, लेकिन वहाँ प्रत्येक राज्य को सीनेट में कितने हैं? 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि संविधान की नज़रों में कोई राज्य न तो छोटा है न तो बड़ा है, सभी क्या हैं? बराबर है। और एक आखिरी चीज़ आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो राज्य हैं उनकी जो प्रादेशिक अखंडता है, राज्यों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान। इसको एक उदाहरण समझिए। जैसे भारत में आर्टिकल 3 है संविधान का, और वह संसद को यह अधिकार देता है कि यदि संसद चाहे तो किसी राज्य को तोड़ करके नया राज्य बना सकती है, या 2 राज्यों को मिला करके एक नया राज्य बना सकती है, या राज्यों का नाम बदल सकती है। जैसे उत्तराखंड बना, जैसे झारखंड बना, जैसे छत्तीसगढ़ बना, आप देख रहे हैं। लेकिन अमेरिका में कहा गया है कि राज्यों की सहमति के बिना यदि राज्य सहमति दें तब तो संभव है, अदरवाइज राज्यों की जो टेरिटरी है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी आप देख रहे हैं कि उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, प्रादेशिक अखंडता है, उसका भी वहाँ सम्मान किया जाता है। तो ये संघीय व्यवस्था जो अमेरिका में लागू है, जो काम कर रही है, उसकी कुछ मूलभूत विशेषताएं थी। और ध्यान रखिए कि संघीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता शक्तियों का विभाजन है, और यह किसके द्वारा होती है? संविधान के द्वारा होती है। यानी संविधान से सीधे ही केंद्र को शक्तियाँ मिलती हैं और उसी तरीके से राज्यों को शक्तियाँ मिलती हैं। यह किसी माध्यम से वाया डेलीगेटेड पावर नहीं है, और यही सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है संघीय शासन प्रणाली की। तो ये था अमेरिका की संघीय शासन प्रणाली। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।